जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बेंच में। दोस्तों, यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एमपीपीएससी प्री और इवन मेंस के हिसाब से हम सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पार्ट 10 है यूनिट 7 का, जिसमें हम बात करेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड इट्स अचीवमेंट की। जैसा कि आपको पता है, यूनिट 7 जो ऐड की गई थी 2020 से ऐड की गई थी, और इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा इस लेवल के होते हैं कि हमें थोड़ा सा परेशानी होती है उन्हें सॉल्व करने में। तो हमने पूरी कोशिश की है कि जो भी वीडियो आप पूरा अगर देखेंगे तो आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से छूटने वाला नहीं है। बहुत डिटेल में कवर करने की कोशिश किया और वीडियो को बहुत छोटा रखने की कोशिश की है, लेकिन एटलीस्ट 30 मिनट्स का वीडियो हो जाता है। बिकॉज एक अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो 30 मिनट का वीडियो भी अगर आप देख लेते हैं तो अगर आपके 2 नंबर भी कंफर्म हो रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इससे पहले के जो 9 वीडियो है पार्ट 9 तक, उसको जाके जरूर देखिएगा। पसंद आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम इंडिविजुअली रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जितने आपके फ्रेंड्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं कोचिंग लेने के, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और मेरा मेन मोटो वीडियो बनाने को यही है, जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए उतना अच्छा है। तो आशा कर रहा हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम बात करते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में, जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जब भी हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में पता करते हैं या पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले आता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर बम या एटम बम बनाए जाते होंगे। सबसे बड़ा मिसकंफ्यूजन ये है सबके दिमाग में। आज हम उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बाग के बारे में। तो ये इंडिया का प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है। सबसे बड़ी बात आप समझिए इसको, न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज है। यहाँ पे कोई भी बॉम्ब बनाया नहीं जाता है। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई जाती है जो वॉर में यूज हो। यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाई जाती है जो कि किसी कोई चीज को डिस्ट्रॉय करने की यूज होती है। ये एक रिसर्च फैसिलिटीज है और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका ट्रॉम्बे, मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर यहाँ पड़ता है। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या है? का न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज है और ये मल्टी डिसिप्लिन रिसर्च सेंटर है विद एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कवरिंग द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूक्लियर साइंस इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड एरिया। मतलब न्यूक्लियर से रिलेटेड जितने भी साइंस है, इंजीनियरिंग है और न्यूक्लियर से रिलेटेड जितने एरिया है उनके रिसर्च करता है। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे ना तो कोई बॉम्ब बनाया जाता है, ना तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियर बम बनाया जाता है, ना परमाणु बम बनाया जाता है, ना एटम बम बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात जो लोगों के मन में कंफ्यूजन है, यहाँ सिर्फ रिसर्च किए जाते हैं। बार्क हैज डिजाइंड एंड बिल्ट इंडियाज फर्स्ट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर एट कलपक्कम, ठीक है। 880 मेगावाट का लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप बनाया है इन्होंने। और आईएनएस अरिहंत जो है, एक आपकी जो पनडुब्बी है, तो उसके लिए न्यूक्लियर पावर यूनिट बनाई है, ठीक है। जो आपका न्यूक्लियर ये आईएनएस अरिहंत को क्या न्यूक्लियर आपका फ्यूल यूज करके आपको पावर सप्लाई देगी और इसको ऑपरेट करेगी, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, लेकिन जिस चीज को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दिया जाए उसको जरूर पढ़िए। तो बार्क आपको पहले पढ़ना है कि ये न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है और इसका हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानते हैं। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिनके नाम पे ये भाभा रिसर्च एटॉमिक रिसर्च सेंटर पड़ा है, इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंडिया में सबसे पहले कंसीव किया था। मतलब इन्होंने ही सबसे पहले नींव रखी थी, जिसको आप कहते हैं फाउंडेशन, ठीक है। इन्होंने फाउंडेशन रखी थी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ मिलके आपका 1945 में, ठीक है, न्यूक्लियर साइंस रिसर्च सेटअप किया था आपका। मतलब आपका भाभा ने जो आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टीआईएफआर के साथ मिलकर न्यूक्लियर साइंस रिसर्च एस्टेब्लिश किया 1945 में। क्यों एस्टेब्लिश किया था? जैसा कि आपको पता है कि 1945 के टाइम पे आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के ऊपर, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो अटैक यूएस ने किया था, ठीक है,
तो उसको देखते हुए हमें ये लगा कि इंडिया को तो इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, बट क्या हमारे पास अपनी कंट्री को दूसरे जो नेबरिंग स्टेट है, नेबरिंग कंट्रीज है, उनसे बचाने के लिए हमारे पास कुछ है ऐसा। तो उसके लिए हमने साइंस को डेवलप करने की कोशिश की, और न्यूक्लियर साइंस के लिए 1945 में टीआईएफआर के साथ मिलके इसका पहले का जो आपका एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं वो बनाने की कोशिश की थी। टू intensify the effort of to exploit nuclear energy for the benefit of the nation, डॉक्टर भाभा स्टेब्लिश द एटॉमिक एनर्जी स्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे में। इसका पहले नाम क्या था? ए ई ई, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी स्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, या ए ई ई टी भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सेटअप किया था जनवरी 1954 में फॉर मल्टी डिसिप्लिन रिसर्च प्रोग्राम के लिए, ठीक है। इसके बाद 80 को जो आपके भाभा जी थे, ये करीब 1966 के आसपास शायद, हम जहां तक मुझे लग रहा है, एक्सपायर कर गए थे। उनके नाम पे इसलिए इनका नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया। पहले इसका नाम AEET था, मतलब आपका एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे इसका नाम था। बाद में इनका नाम बार्क कर दिया गया जब वो एक्सपायर कर गए, तो उनकी याद में इसका नाम चेंज करके, क्योंकि यही फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कहे जाते हैं, भाभा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा फिर से फंक्शन की बात करेंगे, क्या क्या काम करता है बार्क, ठीक है, भाभा एटॉमिक सिस्टम का काम क्या है। तो इसका कोर मैंडेट यह है टू सस्टेन पीसफुल एप्लीकेशन। देखिए क्या लिखा है, पीसफुल, मतलब ना तो ये कोई बॉम्ब बनाएगा, ना तो कोई ऐसी चीज डेवलप करेगा जो किसी कंट्री या किसी स्टेट को या किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करे। तो न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल एप्लीकेशन मेनली आप पावर जनरेशन के लिए, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर जनरेशन के लिए इट मैनेज्ड ऑल फैक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन फ्रॉम थियोरेटिकल डिजाइन ऑफ रिएक्टर्स बनाएगा, टू कंप्यूटराइज्ड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन बनाएगा, रिस्क को एनालिसिस करेगा, डेवलपमेंट करेगा और टेस्ट करेगा न्यू रिएक्टर्स के फ्यूल मटेरियल को। ये इसका काम होता है, इसको आप याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। इट ऑल्सो कंडक्ट रिसर्च इन स्पेंट फ्यूल प्रोसेसिंग एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, ठीक है। न्यूक्लियर वेस्ट जो आपका बचता है, यूरेनियम 239, प्लूटोनियम और थोरियम का जो भी मलबा बचता है, वेस्ट बचता है, उसको भी सेफ डिस्पोजल कैसे करें, क्योंकि ये अगर पानी में मिल गया, किसी चीज में मिल गया, तो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इट्स अदर रिसर्च फोकस ऑन एप्लीकेशन ऑफ फॉर आइसोटोप्स इन इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन के लिए, इवन एग्रीकल्चर के लिए बार्क के बहुत सारे काम है, ठीक है। तो बार्क का सिर्फ एक काम नहीं, बार्क के बहुत सारे काम। जो मिसकंफ्यूजन आप लोगों का था एटॉमिक के लिए, तो ये जानिए एटम बनाने के अलावा, ये मतलब परमाणु बम या बम बनाने के अलावा ये सारे काम करता है। एग्रीकल्चर फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में, इंडस्ट्रीज फील्ड में सारे काम ये करता है, ठीक है, पावर जनरेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेने, फॉर्मेशन आपका जैसे पता है 3 जनवरी 1954 को हुआ था, और पहले इसका नाम AEET था, ठीक है। उसके बाद इसका फाउंडर जो होमी जहांगीर बाबा, बता दिया गया। हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे मुंबई में है, लोकेशन इसका मुंबई में है। अब इसको थोड़ा सा कलपक्कम और आपका चल्ला केद में भी इसके लोकेशन, मतलब रीजनल वो बनाए गए हैं। इसका फील्ड्स की बात करें तो ये काम करता है न्यूक्लियर रिसर्च में, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में, न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, इन्वायरमेंटल रेडिएशन मॉनिटरिंग में, न्यूक्लियर मेडिसिन इवन बनाने में, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कंट्रोल इंजीनियरिंग में, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और न्यूक्लियर वेपन को बनाने में यूज नहीं होता है, मतलब ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन को बनाने में यूज नहीं होता है, बट उसमें अगर कुछ रिसर्च करना है तो उसके लिए यूज होता है। उसके बाद बात करें हम इनके डायरेक्टर की, तो अजीत कुमार मोहंती, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनके डायरेक्टर का क्या नाम है? अजीत कुमार मोहंती इनके डायरेक्टर का नाम है। चलिए आगे से बढ़ते हैं। तो आपको इसमें याद रखना है कि अजीत कुमार मोहंती, और 1954 में इसका डेवलपमेंट हुआ था, और ट्रॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए इसके बाद अचीवमेंट्स की बात करते हैं, जो आपके सिलेबस में दिया गया है कि जितने भी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके अचीवमेंट। तो द प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ बार्क का जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस रिसर्च सेंटर में काम आता है, अप्सरा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1956 में अप्सरा नाम का एक रिएक्टर, सबसे पहला रिएक्टर बनाया गया था, और इसको अप्सरा नाम दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। एक्चुअली ये जब अप्सरा रिएक्टर को देखने पहुंचे थे, तो वहां जो चमक निकल रही थी, क्योंकि जहां पे बिजली बनती है तो वहां पे बहुत सारी जो ब्लू कलर की आपकी बहुत सारी रेडियंस टाइप होती है, मतलब चमक टाइप निकलती रहती है न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास। उसी को देख के इनको लगा कि कोई अप्सरा यहाँ पे रहती है, इसलिए इन्होंने इसका नाम अप्सरा रख दिया था। उसके बाद बात करें सीरस, सीरस आपका कनाडा इंडियन रिएक्टर एंड यूएस, इसका फॉर्म में देखिए CIRUS,
CIR प्लस यूएस। तो कनाडा इंडियन रिएक्टर के से साथ मिलके यूएस ने बनाया था 1960 में। उसके बाद बात करें जेरलिना, तो ये इसका नाम जीरो एनर्जी रिएक्टर फॉर लैटिस इन्वेस्टिगेशन एंड न्यूट्रॉन ऐसे के लिए 1961 में, बट इसको बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। उसके बाद पूर्णिमा 1972 में, पूर्णिमा 2 1984 में, ध्रुवा 1985 में, पूर्णिमा 3 1990 में, और कामनी बनाया गया। जितने रिएक्टर्स इसके बारे में आगे बात करेंगे, किस लिए ये रिएक्टर बनाए गए थे, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है। अप्सरा पहले, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहला जो रिएक्टर था वो अप्सरा रिएक्टर था, जो बार्क ने सेटअप किया था आपका। कहाँ सेटअप किया था? 1956 में आपका मुंबई में सेटअप किया गया था, तो उसका नाम था अप्सरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रिएक्टर के बारे में जो हम बात करें तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अप्सरा पहला रिएक्टर था। अप्सरा इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो बार्क ने 1956 में बनाया था। किस लिए बनाया था? बेसिक रिसर्च इन न्यूक्लियर फिजिक्स में। ये वन मेगाटन का आपका लाइट वाटर कूल्ड एंड मॉडरेट स्विमिंग पूल टाइप थर्मल रिएक्टर था, जो आपका आइसोटोप्स बनाने के लिए, बेसिक न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, शील्डिंग एक्सपेरिमेंट के लिए, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन के लिए और यूज हुआ था। और इसको 2010 में इसका नाम चेंज करके अप्सरा यू कर दिया गया, मतलब इसको डिसकंटिन्यू करके इसको अपग्रेडेड वर्जन किया गया। तो अप्सरा अपग्रेडेड नाम आप याद रख सकते हैं, इसका नाम हो गया है। आपको इसका पर्पज एंड हिस्ट्री याद नहीं रखना है, बट इसका नाम थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आया आपका अप्सरा सू, अब अप्सरा टू अपग्रेडेड वर्जन, जैसे कि बताया आपका अप्सरा का। उसके बाद जर्लिना, जर्लिना आपका हैवी वाटर कूल्ड एंड मॉडल वर्टिकल टैंक टाइप थर्मल रिएक्टर था, और इसको डीकमीशन कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया 1983 में, इसका यूज करना बंद कर दिया। उसके बाद आपका ध्रुवा, ध्रुवा आपका 100 मेगा वाट टन का जो है आपका हैवी वाटर मॉडरेट एंड कूल्ड वर्टिकल टैंक टाइप थर्मल रिएक्टर है। और जो ये इसका काम रेडियो ट्रोप्स और वेपन्स को, जो प्लूटोनियम 239 को यूज करेंगे, उसके लिए आपका रिसर्च के लिए यूज होता है। ठीक है। और उसके बाद पूर्णिमा वन की बात करें तो पूर्णिमा वन में प्लूटोनियम ऑक्साइड फ्यूल यूज होता है। पूर्णिमा टू में भी आपका यूरेनियम 233 फ्यूल यूज होता है। 1986 में इसको भी डिकमीशन कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद पूर्णिमा थ्री की बात करें तो पूर्णिमा थ्री में यूरेनियम 233 फ्यूल यूज होता है। ठीक है। कलपक्कम में इसको भी 96 में डिकमीशन, मतलब ये सब डिकमीशन कर दिए गए थे, लेकिन बनाए गए थे इतना। FBTR फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, इट इज ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर लोकेटेड कलपक्कम, इंडिया। द इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसको ज्वाइंटली डिजाइन किया था। इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, बस आपके नॉलेज के लिए ये चीज बता दी गई है। एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाएगा तो पहला रिएक्टर का नाम पूछ सकता है, या इसमें से किसी का नाम दे देगा और पूछ लेगा इसमें से कौन सा रिएक्टर है। ठीक है। बार्क, बार्क का जो सबसे पहला, जो हमें सबसे मतलब एसेंशियल जो इम्पोर्टेंस रोल दिखता है, तो स्माइलिंग बुद्धा 1974 में सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो किया गया था, वो आपका सीरस, जो कनेडियन जो इंडिया रिएक्टर और यूएस ने मिलके, तो उसके लिए स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। 1974 में जो किया गया था, वहां पे बार्क का बहुत ज्यादा उपयोग, मतलब महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके बाद आपने मूवी पोखरन मूवी देखी है जॉन अब्राहम की, जो पोखरण 2 सीरीज जो है आपका, उसमें 5 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। पोखरण टेस्ट रेंज जो आपका राजस्थान में पड़ता है, 1998 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय पीएम थे, और जॉर्ज फर्नांडिस उस समय आपके डिफेंस मिनिस्टर होते थे। ठीक है। तो ये स्माइलिंग बुद्धा के बाद 2 बार आज तक टेस्ट किए गए हैं, उसमें दोनों में बार्क का बहुत ही जरूरी योगदान हाथ रहा है। बार्क 1974 स्माइलिंग बुद्धा सबसे पहला जो आपको न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, उसके बाद 98 में, जिसके बारे में सब जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार्क के बारे में और जाने, अचीवमेंट्स के बारे में। सक्सेसफुल स्टेब्लिश मल्टीपल 5 पावर रिएक्टर्स जो अभी एस्टेब्लिश किए हैं इन्होंने। फर्स्ट पावर रिएक्टर जैसे कि आपको पता है यूएसए से आया था। ठीक है। इसमें आपका अप्सरा 1956, और उसके बाद सीरस जो था दूसरा था, कनाडा ने मिलकर बनाया था। इंडिया ने यूज किया था स्पेंट फ्यूल, जो आपका प्लूटोनियम को कन्वर्ट करके, जो आपका 1974 में। तो इंडिया ने पहला 1974 में जो फ्यूल यूज किया था, वो क्या यूज किया था? प्लूटोनियम में कन्वर्ट करके यूज किया था, जो आपका सीरस, मतलब कनाडा और यूएसए से किस लिए आया था आपका? सीरस रिएक्टर में रिसर्च के लिए आया था। उसी को यूज करके इन्होंने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में कर दिया था। ठीक है। उसके बाद प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर डिजाइंड इंडिया फर्स्ट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर विद 80 मेगावाट कैपेसिटी कलपक्कम में। सिंस इंडिया डज नॉट हैव वेरी गुड रिसोर्सेज ऑफ यूरेनियम नहीं था इसके पास, इसलिए इन्हें क्या किया, इसने नेचुरल यूरेनियम को यूज किया है,
और प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में इसने हैवी वाटर यूज किया है एज द कूलेंट एंड न्यूट्रॉन मॉडरेटर्स। ठीक है, हैवी वाटर को आपको बता दिया, D2O जो आपका होता है। तो इंडिया का पहला फर्स्ट प्रेशराइज वाटर रिएक्टर इन्होंने बनाया था कलपक्कम में। ठीक है, 80 मेगावाट कैपेसिटी से। इसमें आपका मॉडरेटर की जगह पे क्या यूज हुआ है, आपका हैवी वाटर यूज हुआ है। द हैवी वाटर स्लो absorption ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटली इंक्रीज द न्यूट्रॉन इकोनॉमी ऑफ द रिएक्टर, अवॉइडिंग द नीड फॉर इंडस्ट्रियल फ्यूल, और द हाई कॉस्ट ऑफ हैवी वाटर इज ऑफसेट बाय द लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ यूजिंग नेचुरल यूरेनियम एंड ऑन अल्टरनेटिव फ्यूल्स। इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, बट ये समझाने के लिए है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की। क्या इसका इंपॉर्टेंट है, ये हम समझते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने जो रनिंग ए फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर करीब 20 साल तक चलाया है। इंडिया इज द ओनली द सेवेंथ कंट्री, मतलब इसके पहले सिर्फ 6 कंट्री, सेवेंथ कंट्री थी जिसने ब्रीडर रिएक्टर रिएक्ट किया था। ब्रीडर रिएक्टर का फायदा क्या होता है? द बेस्ट पार्ट अबाउट ब्रीडर रिएक्टर है दैट नेम सजेस्ट इज दैट दे प्रोड्यूस मोर फ्यूल व्हेन रन देन दे कंज्यूम। मतलब जब भी ये चलते हैं तो जितना फ्यूल इनमें लगता है, मतलब जितना भी आप इस पे फ्यूल डालते हैं, यूरेनियम डालते हैं, प्लूटोनियम डालते हैं, जो भी डालते हैं, उससे ज्यादा ये प्रोड्यूस कर देते हैं। ब्रीड कर करके, ब्रीडर आपको पता है ना, कहते हैं ब्रीड करना मतलब पैदा करना, तो उसमें उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं। इट्स लाइक रनिंग ए कार विद टैंक हाफ फुल, एंड आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 200 किलोमीटर यू स्टिल हैव ए क्वार्टर फुल ऑफ टैंक एंड ऑल्सो हैव सप्लाई फॉर योर ट्रक। इन शॉर्ट दिस रिएक्टर प्रोड्यूस बोथ पावर एंड फ्यूल फॉर ए डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्टर। समझे? मतलब इसका कहने का मतलब है कि आप एक कार लेके चले जिसमें हाफ पेट्रोल था, और आप करीब 200 किलोमीटर चले भी गए, तब भी आपके पास 1/4 पेट्रोल भी बचा है, उसके अलावा आपकी पावर सप्लाई भी बच रही है। मतलब ये जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है, ये क्या करता है कि जितना कंज्यूम करता है, जितना भी आपका फ्यूल लेता है, उससे ज्यादा ये प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हैवी वाटर प्रोडक्शन की। तो फॉर कंट्रोल एंड सस्टेनेबल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, फास्ट न्यूट्रॉन प्रोड्यूस फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर मस्ट बी स्लो डाउन। ठीक है, इसको कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन इन वाटर इज ए वेरी एफिशिएंट मॉडल, बट इट ऑब्जर्व मोर न्यूट्रॉन विच इन टर्न रिक्वायर्स रिलेटिव एनरिच्ड फ्यूल। एज फ्यूल इकोनॉमी is one of the prime motive of the Bhabha Atomic Research Center, it needed deuterium heavy water as a moderator which absorbed less neutron, allowing Bach to use natural uranium। ठीक है, तो क्या करता है ये इतना कूल कर देता है जिससे आपको नेचुरल फ्यूल कम लगेगा। देखिए मेन काम क्या होता है, जो आपका कूलेंट का काम क्या होता है, कूलेंट अगर नहीं होगा तो एनर्जी ज्यादा बर्न होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं कि इसमें जो है D2O के माध्यम से, D2O जो हैवी वाटर होता है उसके माध्यम से इसको न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखा जाता है जिससे ये फ्यूल बर्न कम हो। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें भाभाट्रॉन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए। भाभाट्रॉन 1 और 2 क्या है, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है ये पूछ लेगा, तो ये है आपका Bhabha Atomic Research Center has a big number of options to offer for Bach career and even Bach internship. Bach results have been shown successful not only research and power generation but also continuous significantly in the field of medicine and therapy. Very most important. भाभाट्रॉन का संबंध किससे है? आपका मेडिसिन और थेरेपी से है। भाभाट्रॉन स्टेट ऑफ द आर्ट टेलीपैथी यूनिट ऑफ कैंसर पेशेंट विच यूजेज कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है। और Bach has also developed a radiotherapy simulator to assist the doctor in ensuring that the dose is targeted and adequate। मतलब ये बोल रहा है कि कोबाल्ट 60 के माध्यम से जो कैंसरस आपकी सेल होती है ना, कैंसरस सेल होती है, उसको जला दिया जाता है कोबाल्ट 60 के माध्यम से। और इस रेडियोथेरेपी के माध्यम से इतना अच्छा कंट्रोल किया जाता है जितना आपको जलाना है, जितने पार्ट को, क्योंकि कैंसर क्या होता है, कैंसर कुछ नहीं होता है, एक आपका क्या होता है कि अगर कोई पार्ट में कोई बॉडी का ऑर्गन है या बॉडी का कोई पार्ट है जो अननेसेसरी बढ़ने लगता है तो वो ट्यूमर का रूप ले लेता है, और यही ट्यूमर जब किसी इस टिश्यूज को खत्म करने लगता है उसे कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं उस बढ़े हुए पार्ट को कट करके निकाल दिया जाता है, तो वो हम कोबाल्ट 60 के माध्यम से करते हैं। तो भाभाट्रॉन जो है वही टेली थेरेपी है जिसके माध्यम से हम किसी बढ़े हुए पार्ट या ट्यूमर को कट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफेंस के फील्ड में क्या क्या किया है? Bark has produced most important arsenal for the country in the collaboration with the other organization, a very significant partner with the that of the ECIL। ECIL के साथ मिलके इसने आपका जो आपका क्या कहते हैं वोटिंग मशीन बनता है। ठीक है, आपको पता है वोटिंग मशीन जो बनता है वो उसको बनाया है, इसमें इसका भी एक काम है।
ठीक है, मतलब उसमें बार्क का बहुत बड़ा योगदान है जो आपका ईसीआईएल के साथ मिलके बनाया। ईसीआईएल का जो आप अगर फुल फॉर्म देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इसके साथ मिलके देखिए आपके साथ क्या क्या मिलके बनाता है ये, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है, प्लेटफॉर्म फॉर रडार्स, रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग, मिसाइल सपोर्ट सिस्टम। मतलब एक तो अपना काम तो ये करता है, इसके बाद और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलके ये और भी सिस्टम्स बनाता है, एंटीनास बनाता है, इंस्क्रिप्शन सिस्टम बनाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए इसने ईवीएम भी बनाए हुए हैं, तो उसमें भी भारत का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद बात करें काली, किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैज बीन डेवलप्ड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड डिफेंस एंड डीआरडीओ। मतलब बार्क, सॉरी माफ कीजिए, बार्क प्लस डीआरडीओ ने मिलके एक काली बनाया। काली मतलब क्या होता है आपका, इंजेक्टर एक है, किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है, जो वेरी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन गन है, which can be target to our enemy systems such as missile to destroy their onboard electronic system. BARC also has developed bullet-proof material which will be heavily useful to India's defense force. तो बुलेट प्रूफ मतलब बुलेट प्रूफ मटेरियल, बुलेट प्रूफ क्या होता है, एक मटेरियल होता है केवलार 49। ठीक है, ये आपका कंपोजिट मटेरियल, कंपोजिट मटेरियल मतलब होता है एक टाइप के फाइबर से मिलके इसको सैंडविच करके, मतलब फाइबर लगाया जाता है, इसके पीछे ग्लू टाइप मटेरियल लगाया जाता है, उसके बाद फिर फाइबर लगाया जाता है, ग्लू टाइप मटेरियल, फिर फाइबर लगाया जाता है। और इसमें जब गोली घुसती है तो ये गोली धंस के रह जाती है बॉडी को, इसको क्रॉस करके बॉडी के अंदर घुस नहीं पाती। जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा, मधुमक्खी का छत्ता वैक्स होता है, देखते हैं आप उंगली डालते हैं आपकी उंगली घुस जाती है, उसी तरह ये भी होता है, केवलार भी होता है, और इसमें गोली जो है घुस के फंस जाती है। तो ये भी बार्क ने डेवलप किया, बुलेट प्रूफ मटेरियल भी डेवलप किया है। और आपका क्या है कि एक टाइप का जो आप आजकल चला है डिजिटल, ठीक है, डिजिटल वॉर जो चला है, डिजिटल वॉर में क्या होता है आपका कि आप क्या कहते हैं, अपने जो रेडिएशन होता है ना, उस रेडिएशन के माध्यम से सामने वाले के कंप्यूटर, जैसे आपका आपने सुना होगा ना हैकिंग होती है या वायरस होता है, तो आप उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के माध्यम से एक बम्बार्डिंग कर देते हैं उसके सामने वाले के इक्विपमेंट पे, और वो इक्विपमेंट काम करना बंद कर देता है। इसी को हम लोग काली कहते हैं। ये लीनियर इंजेक्टर है, ठीक है, किलो एम्पियर लीनियर, मतलब एक करंट टाइप आप भेज देते हैं उस सिस्टम पे, और सिस्टम वो जल के खराब हो जाता है। चलिए उसके बाद वाटर टेक्नोलॉजी की थोड़ी बात कर लेते हैं। वाटर टेक्नोलॉजी के फील्ड में बार्क है डेवलप मल्टीपल टेक्नोलॉजी रेंजिंग फ्रॉम क्लीनिंग वाटर टू फाइंडिंग द फ्लो पाथ ऑफ ग्राउंड वाटर। मतलब एक तो पानी को क्लीन कैसे करें, ठीक है, जैसे आरओ सिस्टम आप आता है, उसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है बार्क का। लो कॉस्ट डोमेस्टिक वाटर प्योरीफायर हैज बीन डेवलप्ड विद किल्स बैक्टीरिया करीब 99.99% दैट टू विदाउट नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, harmful chemicals or wastage of water. The technology has been transferred to many parties. मतलब ये कह रहा है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप अगर क्या कहते हैं, आप इसमें क्या कहते हैं, बार्क ने जो डेवलप किया है वो कुछ एटॉमिक कुछ एटम्स होते हैं जो पानी को उसके थ्रू इनके थ्रू गुजारा जाता है, और पानी को वो क्लीन करके उसके बैक्टीरिया को मार देते हैं और पानी को क्लीन कर देते हैं। इसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट जो बचा हुआ पार्ट होता है, तो बार्क हैज डेवलप्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन विद द फिलॉसफी ऑफ जीरो एफ्लुएंट एंड जीरो गार्बेज। मतलब जो भी बचेगा उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। इसमें आपका निशा गुना, निसर्ग और गुना रूना पर शब्द से बना, इसका मतलब नेचर डेप्थ इज ए बायोगैस प्लांट डेवलप्ड बाय बार्क which has been installed in hundreds of places and continuously being installed in new location. It produces methane which is then used for the cooking purpose and leftover manure with high nitrogen content is used for soil conditioning. मतलब देखिए आपका जो भी वेस्ट बचेगा उसको और ज्यादा प्रोसेस करके उसकी जो गैस होती है उसको क्या कर दिया जाएगा, फिर से भेज दिया जाएगा आपका जो आप लोग यूज करते हैं मेथेन। ठीक है, जो आपका मेथेन आपको पता है, पढ़ाया गया है पहले भी। मेथेन किस में होता है, आप लोगों को बताइए, एलपीजी में होता है, सीएनजी में होता है, कि नेचुरल गैस में होता है। ठीक है, किस में होता है, किसका कंटेंट है उस वो यूज कर लिया जाता है। और जो बचा हुआ नाइट्रोजन कंटेंट है वो आपका सॉइल कंडीशनिंग, जैसे आपको पता है सॉइल जो होते हैं जब उसमें कम हो जाती है सॉइल सॉइल नाइट्रोजन जब सॉइल में कम हो जाता है तो उसकी वजह से सॉइल की जो क्षमता उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाती है, तो उसको यूज कर लिया जाता है। इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट देखिए, आप लोग समझते होंगे बात क्या क्या करता है, अभी आपको समझ में आया। वाटर टेक्नोलॉजी फील्ड में, वेस्ट टेक्नोलॉजी फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में, आपका डिफेंस की फील्ड में बहुत सारे काम करता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो आपको पसंद आया उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो में जितना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले उसको जरूर पढ़ें, उसके अलावा आपको बस एक रीडिंग मानिए। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।